ओह, मैं अभी वापस नहीं आया हूँ। हालांकि वंश को थोड़ा बेबस सा लग रहा था, फिर भी उसके दिल में एक नरमी आ गई। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि सारी लड़कियां उसे याद कर रही थीं। ओह! वंश के अभी तक न लौटने की बात सुनते ही आयुषी की आवाज़ तुरंत धीमी और उदास हो गई। आयुषी, मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा, तब ठीक से मिल पाएंगे। वंश ने हंसते हुए कहा। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। आयुषी खुशी से फिर उछल पड़ी। बिल्कुल सच, हम इतने टाइम से मुंबई से बाहर घूम रहे हैं, अब तो वापस लौटने का ही टाइम है। वंश मुस्कुराया, फिर पूछ बैठा, ब्लू स्काई वेलफेयर होम में आजकल क्या सीन है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? टेंशन मत लो वंश, अनाथालय में कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग ठीक हैं। ओके, ये सुन के चैन मिला। इसके बाद फोन काटने से पहले वंश ने करीब 20 मिनट तक आयुषी से इधर उधर की बातें की। कॉल खत्म होते ही वंश ने कुछ और फोन मिलाए। कुछ लोगों को कॉल करने कराने में उसे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे निकल गया। वंश ने हल्की बेबसी से सिर हिलाया। अब वह पहले वाला अकेला आदमी नहीं रहा था। अब उसे और भी ज्यादा लोगों की फिक्र करनी पड़ती थी। इसी बात को सोचते सोचते वंश ने अपनी ताकत बढ़ाने का इरादा और पक्का कर लिया। आखिर खुद मजबूत हुए बिना अपने आस-पास के लोगों की सही में हिफाजत नहीं की जा सकती। अपनी चौथी सिगरेट खत्म करके वंश ने उसे ऐश ट्रे में दबाकर बुझाया और मोबाइल साइड में रख दिया। उसे अभी-अभी लेईहू की कही बात भी याद थी। लेईहू ने बताया था कि गैंग के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। हालांकि उसने डिटेल में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वंश के मुंबई लौटते ही बैठकर बात करेंगे। क्लब में आखिर चल क्या रहा है? वो लेईहू वाला लड़का आजकल बड़ा ही मिस्ट्री बना हुआ है। वंश मन ही मन बड़बड़ाया। उसे पता था ये सब कुछ उसे वापस जाकर खुद क्लब में कदम रखकर ही समझ आएगा। फिर वंश ने सड़क पर हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। किधर चलना है साहब? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। भाई, यहाँ आसपास कोई ढंग का बार है क्या, जहाँ थोड़ा मजा भी हो? वंश ने मुस्कुराकर पूछा। अगर आसपास की बात करें तो वियना बार सबसे बढ़िया है। काफी प्रोफेशनल जगह है और वहाँ खूब सारी खूबसूरत लड़कियां भी मिल जाएंगी। ड्राइवर ने वंश को वो वाली समझदार नजर से देखा जो हर मर्द समझ जाता है। वंश हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तो चलिए उसी वियना बार चलते हैं। ओके साहब, ड्राइवर ने हामी भरी, गाड़ी स्टार्ट की और रेस्टोरेंट के सामने से गाड़ी निकाल दी। टैक्सी जैसे ही दूर गई, थोड़ी दूरी पर वंश से पहले से ही कार का इंतजार कर रहा एक शख्स खड़ा था। उसने मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। बॉस, टारगेट वियना वाले बार की तरफ निकल गया है। ओके, प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। जी बॉस। उस आदमी ने बस इतना कहा और कॉल काट दी। फिर उसने फिर से फोन निकाला और दूसरा नंबर मिलाया। दूसरी तरफ करीब 20 मिनट बाद वंश टैक्सी से उतरकर वियना बार के गेट पर पहुंचा। किराया देकर बाहर निकला और बार के बाहरी हिस्से को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। काफी स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड सा लुक था, बुरा नहीं था। वंश ने संतुष्टि से सिर हिलाया और सीधे अंदर चला गया। हेलो सर, आपके साथ कितने लोग हैं? एक वेटर झट से आगे आया। मैं अकेला ही हूं, लेकिन कोई अच्छा सा कॉर्नर टेबल या केबिन दे दो। वंश ने जवाब दिया। जरूर सर, प्लीज इस तरफ आइए। वेटर ने सिर हिलाया और वंश को बार के अंदर ले गया। वंश डांस फ्लोर के पास वाले एक बूथ में बैठ गया। आराम से कुछ बोतलें शराब की ऑर्डर की और फिर इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। जैसा टैक्सी वाले ने बताया था वैसा ही था। बार काफी बड़ा था, माहौल बढ़िया और सच में ढेर सारी खूबसूरत औरतें थीं। डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक के साथ कई लड़कियां झूम झूम कर नाच रही थीं। थोड़ी ही देर में शराब भी आ गई। वंश ने व्हिस्की की बोतल खोली, अपने लिए एक पैग डाला और जैसे ही पीने वाला था तभी एक मादक सी आवाज उसके कान में पड़ी। हैंडसम, अकेले बैठे हो? वंश ने सिर उठाकर देखा तो एक हॉट सी लड़की छोटी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर कमर लहराती हुई सीधे उसकी तरफ आ रही थी। हाँ, अभी तो अकेला ही हूं, वंश ने सिर हिलाकर बेपरवाही से जवाब दिया। वो लड़की बौखला नहीं, काफी कंफर्टेबल अंदाज में आगे बढ़ी, बैठी और सीधे हाथ बढ़ाकर वंश के कंधे पर रख दिया। फिर नखरे से बोली, हैंडसम, मैं भी सिंगल ही हूं, तो मेरे साथ ड्रिंक करोगी? वंश ने हंसते हुए बात आगे बढ़ाई। हूं, कर लूं, क्या चलेगा? उस लड़की ने आंख मारते हुए पूछा। नहीं चलेगा, वंश ने सिर हिलाया। पर्स से कुछ नोट निकाले, लाल नोटों की मोटी गड्डी मेज पर पटकी और ठंडे स्वर में बोला, ये पैसे रखो और वहां जाकर आराम से शराब पियो। सर, आपको क्या हो गया? वो लड़की कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई। ड्रामा बंद करो, मुझे बार की वर्किंग गर्ल्स पसंद नहीं है। वंश ने अपना पैग उठाया और उसकी तरफ देखे बिना ही घूंट में गटक गया।
फकिंग हेल। वो लड़की हल्का सा नाक सिकोड़कर बड़बड़ाई, फिर मेज पर से पैसे झटके से उठाए और अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ी। वंश ने हल्का सा सिर हिलाया। आजकल बार में सेटिंग पट्टी और फ्रॉड करने वालों ने पूरा माहौल ही गंदा कर दिया है। सीधा सादा मजा भी खराब हो जाता है। पहले बार में सच्चे मुच्चे अकेले घूमने वाले यंग व्हाइट कॉलर या अकेली यंग मैरिड औरतें भी मिल जाती थीं। अब हाल ये है कि अगर कोई सुंदर लड़की खुद चलकर आकर तुमसे बात शुरू करे तो 10 में से 9 केस में या तो वो बार की खुद की गर्ल होगी या फिर सीधी सीधी कॉल गर्ल। हाँ, ये समाज कितना बेचैन और भूखा हो गया है। वंश ने सिर हिलाया, फिर अपना ग्लास उठाकर एक और घूंट लिया। अरे हैंडसम, अकेले अकेले शराब पी रहे हो? अचानक एक नरम सी आवाज उसके कानों में आई। आवाज सुनकर वंश ने सिर घुमाया और देखा, एक औरत उसकी तरफ आ रही थी और इस बार उसकी आंखें सच में चमक उठीं। उस औरत ने काले रंग की बॉडी फिट लेस की ड्रेस पहनी थी जो उसके कर्वी फिगर पर बेमिसाल लग रही थी। चेहरा दिल के आकार जैसा, नक्श नाजुक और सबसे खास उसकी आड़ू के फूल जैसी मोहक आंखें, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह तक हिल जाए। इसे बेझिझक खूबसूरत कहा जा सकता था। वंश ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अभी तो बिल्कुल अकेला ही हूं और इत्तेफाक से मुझे एक खूबसूरत पार्टनर की जरूरत भी है। हे हैंडसम, अभी अभी एक सुंदर लड़की ने तुमसे बात करने की कोशिश की थी ना, लेकिन तुमने तो उसे भगा दिया। महिला चुटकी लेते हुए बोली, अरे वो मेरे टाइप की नहीं थी। हाँ, मुझे तुम्हारे जैसी टाइप पसंद है। ओ, एक ड्रिंक से शुरू करते हैं। वंश ने शरारती मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बगल वाली सीट पर खींच लिया। जानबूझकर उसने उसके हाथ पर अपनी उंगलियां भी 2-3 बार फेर दी। महिला का बदन हल्का सा सिहर उठा। उसने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ वापस खींचा और मुस्कुराकर बोली, मैं तो सिर्फ सबसे स्ट्रांग शराब पीती हूं, तुम पी पाओगे? परफेक्ट, वंश ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, मेरी लाइफ का मोट्टो ही ये है, सबसे तेज शराब पीना और सबसे खूबसूरत औरतों के साथ मौज मस्ती करना। हे, इंटरेस्टिंग डायलॉग है। वो महिला मादक हंसी, तो क्या मैं तुम्हारी डेफिनेशन में खूबसूरत के अंदर आती हूँ और कैसे नहीं आओगी? वंश ने विस्की की बोतल उठाई, उसके लिए भी एक पेग डाला, खुद का ग्लास उठाया, आंखें हल्का सिकोड़कर बोला, ये वाला पैग खत्म करते ही हम सीधे होटल निकलते हैं, डन? हे, इतनी आसान डील? मैं तो राजी हूं। महिला जोर से हंस पड़ी। उसने वंश के कंधे पर हाथ रखा और नजरें टेढ़ी करके बोली, तो मतलब तुम आज रात मेरे साथ सोना चाहते हो? वंश ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी पकड़ी, शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुमने खुद ही मुझे ऐसे टारगेट की तरह ट्रीट किया है, क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम खुद मेरे साथ सोना चाहती हो? महिला ने उसका हाथ हल्के से झटक दिया, ऊपर देखा, फिर अपना ग्लास उकर बोली, होटल चलना तो सही है, लेकिन उससे पहले एक काम है, तुमको मुझे नशे में डुबोना पड़ेगा। ओके। वंश मुस्कुराया और उसके साथ ग्लास टकराया। दोनों ने एक ही सांस में पूरा पैग अंदर उतार दिया। हैंडसम, तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी तो काफी अच्छी लगती है। चलो पीते रहो, मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगी। वंश ने सिर हिलाया और फिर उसके साथ एक के बाद एक कई पैग और पी गया। ज्यादा टाइम नहीं बीता, टेबल पर रखी लगभग सारी बोतलें खाली हो चुकी थीं। हिक, मैडम, नशा चढ़ गया क्या? अब मेरे साथ किसी अच्छे से होटल चल पाओगी ना? वंश ने सहज अंदाज में उसका कमर पकड़ लिया। उसकी आंखें धुंधली सी लग रही थीं, जैसे सच में टल्ली हो चुका हो। महिला के गाल लाल सुर्ख हो गए थे, जैसे वो भी पूरी तरह नशे में हो। वो वंश के कंधे पर टिक गई और धीमी सी आवाज में बोली, मैं भी नशे में हूं, मुझे यहां से ले चलो। हे, बस इसी लाइन का तो वेट कर रहा था। वंश ठहाका मारकर हंसा और उसका सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। बार के अंदर बैठे लोगों के लिए ऐसा सीन तो रोज का ड्रामा था। यहाँ हर रात कोई शिकारी होता है और कोई शिकार। अगर तुम्हारे पास दमखम हो तो किसी भी खूबसूरत औरत को वन नाइट के लिए साथ ले जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। बार से बाहर निकलने के बाद वो औरत दिखने में तो बहुत ज्यादा नशे में थी, पूरी जान से वंश से चिपकी हुई, मौजूद हर सांस जैसे उस पर टिकी हो। अगर वंश की बाहें मजबूत न होती तो वो नाजुक सी कली जैसी औरत शायद कब की जमीन पर ढेर हो चुकी होती। इसके बाद वंश ने एक टैक्सी रोकी और नजदीक के ही एक स्टार रेटेड होटल की तरफ निकल गया। गाड़ी से उतरकर वंश ने उसे सहारा देकर लॉबी में एंट्री की। मैडम, एक लग्जरी स्वीट दे दीजिए। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की तरफ देखकर उसने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बाहों में झूलती उस औरत पर एक नजर डाली और तुरंत उसके चेहरे पर सब समझ गई वाली एक्सप्रेशन आ गई। जी सर,
उसने सिर हिलाया और फटाफट वंश के नाम से एक कमरा बुक कर दिया। कमरे में घुसते ही वंश ने उसे अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया और उसके हाथ उसके पूरे बदन पर घूमने लगे। जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाने वाला था, अचानक उस औरत ने उसका शरारती हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? वंश ने भौं चढ़ाकर पूछा। हैंडसम, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले मुझे नहा लेने दो। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, आंखों में नशा और शरारत दोनों तैर रहे थे। ये तो बस सोने साने का काम है, नहाने की क्या जरूरत? स्टार्ट तो अभी कर सकते हैं। वंश मुस्कुराया और कुछ और कहने ही वाला था कि महिला जैसे होश में आ गई हो। उसने उसे हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर किया और मीठी मुस्कान के साथ बोली, टेंशन मत लो, आज रात मैं पूरी की पूरी तुम्हारी ही हूं। ये कहकर वो हल्का हल्का डोलती हुई बाथरूम में चली गई। सीन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वंश हल्का सा मुस्कुराया, सिगरेट निकाली और सुलगा ली। थोड़ी देर बाद बाथरूम से पानी चलने की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही वंश की नजर अपने आप उधर चली गई। इस स्वीट में बाथरूम और लिविंग एरिया के बीच सिर्फ एक कांच की दीवार थी। शावर एरिया के सामने फ्रॉस्टेड ग्लास लगा था, जिससे पूरा सीन साफ तो नहीं दिखता था, लेकिन अंदर खड़ी उस औरत की धुंधली लेकिन बेहद हॉट झलक किसी भी मर्द का दिमाग घुमा देने के लिए काफी थी। इतने टाइम से किसी औरत के पास न जाने की वजह से वंश के अंदर की आग पहले ही भड़क चुकी थी। उसके अंदर की वासना की लहरें उठने लगी। उसे लगा अभी वहीं बाथरूम में घुसकर उसी वक्त सब कर डाले, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। कुछ औरतें सच में छूने लायक होती हैं, और कुछ अफीम के फूल जैसी जिन्हें बिना सोचे समझे छूना अपने लिए ही खतरा बन जाता है। औरत ज्यादा देर नहीं लगाती। वंश ने अभी अपनी दूसरी सिगरेट ही खत्म की थी कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया। वो अभी अभी नहा कर निकली थी, बदन पर सिर्फ एक तौलिया, कंधों और टांगों का सफेद मुलायम हिस्सा खुला हुआ। उसके लंबे गीले बाल बेतरतीब से कंधों पर फैले थे और चमकती पानी की बूंदें उसकी पतली गर्दन से फिसलकर तौलिए में गुम हो रही थीं। इस वक्त वो एक साथ किसी कॉलेज की शर्माती लड़की और एक प्रौढ़ परिपक्व औरत दोनों की मिलीजुली तस्वीर लग रही थी। वंश की तीखी नजर महसूस करते ही उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए। कैसी लग रही हूं? अच्छी तो लग रही हूं ना? खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, वंश ने जवाब दिया। फिर आगे बढ़कर उसे पकड़ा और धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। खुद उसके ऊपर पलट कर चढ़ गया। तुम खुद नहीं नहाने जाओगे? वो लड़की बिस्तर पर पड़ी पड़ी बोली। उसकी आंखें चमक रही थीं, गाल लाल थे। वो सचमुच किसी ऐसी लड़की की तरह लग रही थी जो पहली बार प्यार का स्वाद चखने जा रही हो। नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। वंश मुस्कुराया, दोनों हाथों से उसका तौलिया पकड़ा। वो औरत मर्दों की नस नस पहचानती लग रही थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर वंश की गर्दन में बाहें डाल दी और नर्म आवाज में बुदबुदाई, हैंडसम, इतने उतावले क्यों हो? मैं तो तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए भी उतावला हूं। वंश ने शरारती मुस्कान के साथ उसका तौलिया झटके से खोल फेंका। सच में, इतनी परफेक्ट और कर्वी बॉडी, कोई भी आदमी दीवाना हो जाए। वो उसके कान के पास झुकी और मोहक अंदाज में पूछने लगी, तो बताओ, कैसी स्टोरी सुननी है तुम्हें? वंश ने आंखें सिकोड़कर कहा, बिल्कुल साफ, मुझे एक महिला हत्यारे की कहानी सुननी है। ये सुनते ही अभी तक नशे और नखरे से भरा उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और आंखों की गर्मी बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। उसकी बीच और तर्जनी की उंगलियों के बीच एक पतली सी चमकदार चांदी की ब्लेड चमक उठी। शूं, ठंडी रोशनी चमकी। उसने वो रेजर जैसी ब्लेड पकड़कर सीधे वंश की गर्दन की तरफ वार किया, लेकिन जैसे ही वो ब्लेड वंश की गर्दन से बस कुछ सेंटीमीटर दूर पहुंची, वहीं रुक गई, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। मैडम, रात इतनी लंबी है, आदर्शों और लाइफ के फलसफे पर चर्चा कर लेते, ये चाकू छुरी दिखाकर मूड क्यों खराब कर रही हो? वंश हल्का मुस्कुराया। उसका बायां हाथ उस औरत की कलाई को लोहे के क्लैंप की तरह जकड़े हुए था। तुम्हें तुम्हें पता कब चला कि मैं कौन हूं? उसने हैरानी से वंश की तरफ देखा। वंश बिल्कुल रिलैक्स होकर बोला, रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही तुम मुझे ट्रैक कर रही थी, है ना? ये सुनकर वो औरत सन्न रह गई। उसकी आंखों में डर की झलक आ गई। मैंने तो खुद को इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था, ये कैसे भांप गया? इनकी इंट्यूशन इतनी टेरिबली स्ट्रांग कैसे हो सकती है? उसे चुप देखकर वंश आगे बोला, उसके बाद में वियना बार आया। तुम भी पीछे पीछे घुस गईं। फिर तुमने अकेली शिकार जैसी औरत बनकर मेरे पास अप्रोच किया। मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये गेट और एक्टिंग बहुत हाई लेवल की थी। अगर कोई आम आदमी होता तो पक्का तुम्हारे जाल में फंस चुका होता। दुर्भाग्य से
तुम्हारे ये छोटे मोटे मर्डर के ट्रिक मेरे ऊपर तो बिल्कुल बेसर हैं। चुड़ैल, उसने दांत भींचते हुए जोर लगाया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वंश की ताकत के आगे उसकी सारी कोशिश बेकार थी। लेकिन वो घबराई नहीं। उसने सिर उठाया, उसके लाल होंठ हल्के से खुले और उन होठों के बीच से ठंडी चमक की एक लकीर निकल पड़ी। शूहा, एक चांदी की कील सीधे वंश की गर्दन की तरह उछली। वंश ने झटके से सिर टेढ़ा करके उससे बचाव कर लिया। लानत है, मुंह के अंदर भी नेल छुपा रखा था। वंश ने ठंडी सांस भरी, उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से झटक कर दूर फेंक दिया। धाड़, उसका पूरा जिस्म हवा में घूमता हुआ उड़ा और दीवार से इतनी जोर से टकराया कि कमरा तक हिल गया। आह! वो दर्द से चीख पड़ी, दीवार से फिसलकर जमीन पर आ गिरी। ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर जैसे बिखरने वाला हो। दर्द इतना ज्यादा था कि वो अपने आप ही सिमट कर बैठ गई। उसने सोचा था कि वंश बस एक हवस में डूबा लौंडा है, लेकिन ये सब तो सिर्फ उसका ढोंग था। ये आदमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक था। वंश ने जमीन पर पड़े उस औरत को ठंडी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर दया जरा भी नामो निशान नहीं था। जो औरत उसे मारने आई थी, उस पर दया करने का सवाल ही क्या। सबसे तेज शराब, सबसे खूबसूरत औरत, ये सब डायलॉग उसी ड्रामा का हिस्सा था ना। असल प्लान तो मुझे धुत करके चाकू से निपटाने का था, है ना? वंश हंसा। लगता है तुम इस नुस्खे में बहुत एक्सपर्ट हो, तभी तो महिला हत्यारा हो। इसी तरह तुमने न जाने कितनों की जान ली होगी। सही बोल रहा हूं ना? हफ, अब जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है, तो जो करना है कर डालो। वो औरत जिद से सिर उठाकर बोली। हे, वंश मुस्कुराया। तुम जैसी छोटी मोटी किलर को मार देना, सच बोलूं तो मेरे लेवल से नीचे की बात हो जाएगी। ऊपर से तुमने मेरे साथ मिलकर इतनी शराब भी पी है, उसी की नज़ार में तुम्हारी जान छोड़ देता हूं। इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए, जल्दी से कपड़े पहन और दफा हो जाए यहां से। तुम मुझे सच में नहीं मारोगे? वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे बखूबी पता था, अगर ये आदमी चाहे तो एक पल में उसका काम तमाम कर सकता है। लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ रहा था क्यों? क्यों? मरने की बड़ी जल्दी है क्या? वंश ने ठंडी नजर से पूछा। नहीं। वंश के शरीर से निकलती ठंडी आभा से वो कौंप उठी, जल्दी से उठी, लड़खड़ाती हुई बाथरूम में भागी। फटाफट कपड़े बदले और बदहवास हालत में कमरे से बाहर भाग गई। वंश ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि वो मंडला हत्यारे संगठन की मेंबर थी, और वो मंडला अल्जेर्नन के अंडर का एक जमींदार टाइप संगठन था। अल्जेर्नन को थोड़ी इज्जत तो देनी ही पड़ती है, इसलिए उसके लोगों को सीधे नहीं मारेंगे। महिला हत्यारे के चले जाने के कुछ समय बाद वंश भी उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। उसे देखना था असली खेल चल कौन रहा है। इसी वक्त होटल के सामने वाली सड़क पर एक काली टोयोटा सेडान खड़ी थी। अंदर काले सूट में एक आदमी बैठा था। वो बार बार होटल की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आधे घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? क्या सच में दोनों ऊपर लुढ़क ही गए? वो खुद ही बड़बड़ाया, फिर जेब से सिगरेट निकालकर जलाने के लिए लाइटर निकाला ही था। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और एक नौजवान सीधे अंदर आकर सीट पर बैठ गया। बैठने वाला कोई और नहीं, खुद वंश था, जो अभी अभी होटल से बाहर निकला था। आप? वंश को देखते ही वो आदमी दंग रह गया। ये क्या सीन है? अभी थोड़ी देर पहले तो ये आदमी उसी महिला किलर के साथ ऊपर गया था ना। अभी इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर मिशन फेल हो गया? ये सोचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप वाप क्या? मुझे जिंदा देख के इतना शॉक्ड क्यों हो? वंश हल्का सा मुस्कुराया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद से तुम लगातार मेरा पीछा कर रहे हो। लगता है तुम और वो हत्यारी दोनों एक ही टीम के हो। न उस आदमी की आंखों में अचानक खतरनाक चमक आई। उसने बायां हाथ सीट के नीचे घुसाया, पिस्तौल निकाली और सीधा वंश की तरफ तान दी। जब वो औरत तुम्हें नहीं मार पाई, तो काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा, वो डरावनी मुस्कान के साथ बोला। बेवकूफ, वंश ने बिल्कुल शांत आवाज में दो शब्द कहे, और उसी पल उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। अगले ही क्षण जो बंदूक उस आदमी के हाथ में थी, वो न जाने कब वंश के हाथ में पहुंच चुकी थी। आह! वो आदमी दंग रहकर चीख उठा। ये क्या हो गया? जो गन अभी मेरे हाथ में थी, ये कब इस आदमी के हाथ में पहुंच गई? कोई हैरानी नहीं कि हत्यारा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये बंदा सच में नॉर्मल इंसान नहीं है। वंश ने बंदूक उठाकर उसकी कनपटी पर रख दी। आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अब ठीक से बता, तुझे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? अब मुझे नहीं पता। वो आदमी कांप रहा था, सिर लगातार ना में हिला रहा था। नहीं पता, वंश हंस दिया। अगर तुझे सच में पता नहीं होता, तो मैं तुझे जिंदा रखने की जरूरत ही क्यों समझता?
ये कहते ही क्लिक, उसने मैगजीन चेंबर घुमाकर गोली चेंबर में चढ़ा दी। गोली लोड होने की आवाज और माथे पर ठंडी नली का एहसास पाकर उस आदमी के पसीने छूट गए। नहीं, प्लीज गोली मत चलाओ, वो घबराकर चिल्लाया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वंश ने हल्की ठंडी हंसी हंसी, गोली नहीं चलानी तो ठीक है, अब सीधे सीधे बता तुझे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? उसने मुंह खोला, पर बात गले में ही अटक गई। लगता है अभी भी तेरे अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड बचा हुआ है। वंश की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई, उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। बताता हूं, अमन अरोड़ा भाई ने मुझे तुम्हें मारने भेजा है। डर से टूटकर उसने आखिरकार सारा राज खोल दिया। अमन अरोड़ा? वंश हल्का चौंका। मतलब अरोड़ा फैमिली का सेकंड यंग मास्टर? वही अमन अरोड़ा? जी हाँ, वही अमन अरोड़ा भाई। आदमी ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। ये अमन अरोड़ा भी न खुद ही अपनी मौत बुला रहा है। 2 बार उसे छोड़ चुका हूं, फिर भी हर बार मुझे उकसाता है। लगता है अब इस आदमी को जीने का कोई शौक नहीं बचा। वंश बुदबुदाया। उसकी गहरी आंखों में खूंखार ठंडक की झलक आ गई। भाई, मैंने सब सच सच बता दिया, अब मुझे जाने दोगे? वो हकलाते हुए बोला। अभी अमन अरोड़ा कहाँ है? मुझे वहीं ले चल, वंश ने सीधे ऑर्डर दिया। अरे? वो कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। अरे क्या, जीने की इच्छा है नहीं? वंश ने ठंडे लहजे में पूछा। घूंट उसने घबराकर गले का सूखापन निगला। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और होटल से आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद वे एक विला एरिया में पहुंचे। यूरोपियन स्टाइल के कई विला एक लाइन में बने हुए थे। हर विला के बीच काफी गैप छोड़ा गया था ताकि मालिकों की प्राइवेसी बनी रहे और कोई उनकी लाइफ में दखल न दे सके। विला एरिया में अंदर घुसने के बाद गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी, 2 विला के बीच आकर रुक गई। अमन भाई सामने वाले विला नंबर 12 में रहते हैं। उसने सामने चमकती रोशनी वाले एक विला की तरफ इशारा किया। ओके, समझ गया। वंश ने सिर हिलाया और उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसने एक चॉप से उसके गले के पास मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर वंश गाड़ी से उतरा, होठों पर सिगरेट दबाए धीरे धीरे विला नंबर 12 की तरफ चल पड़ा। काले सूट और ईयरपीस पहने कई बॉडीगार्ड विला नंबर 12 के सामने खड़े पहरा दे रहे थे। जो भी सामने से गुजरता, उनकी नजरें तुरंत उसकी तरफ घूमती। आंखों में हाई अलर्ट साफ दिख रहा था। काफी प्रोफेशनल सिक्योरिटी लग रही थी। वंश ने एक निगाह उन पर डाली, होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है अमन अरोड़ा सच में यही है, नहीं तो मेन गेट पर इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं रहती। वैसे वंश ने सीधा मेन गेट से घुसना सही नहीं समझा। वो चक्कर काटकर विला के बैक साइड की तरफ चला गया। दिल्ली जैसी राजधानी में किसी को मारने का इरादा हो तो कम से कम सेंसेशन मचाना ही समझदारी है। पिछली तरफ पहुंचकर उसके सामने एक ऊंची दीवार ने रास्ता रोक लिया। वंश ने सिगरेट का बट फेंक दिया, फिर तेजी से आगे बढ़ा और हल्के से 2-3 कदम लेकर दीवार पर पांव टिकाया। शू शू। कुछ ही सेकंड में वो दीवार फांदकर विला के अंदर वाले आंगन में कूद चुका था। अंदर चारों तरफ तेज रोशनी थी और हंसी ठट्ठे की आवाजों के साथ एक छोटी बच्ची के रोने की सिसकियां भी साफ सुनाई दे रही थीं। वंश एक पल को रुक गया, मन में सवाल उठा। ये छोटी बच्ची क्यों रो रही है? उसकी भौहें सिकुड़ गईं, दिल में एक बुरा सा एहसास उठने लगा। बिना वक्त गंवाए वो आंगन के कोने में लगे एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया, फिर टहनी से टेक लेकर नीचे की तरफ छलांग लगाई। शूआ, पत्तों के हिलने की आवाज हुई। अगले ही पल वो सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी पर लैंड कर चुका था। फिर वंश ने बालकनी का कांच वाला दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा काफी बड़ा था, भीतर की सजावट भी बहुत लग्जरी थी। अंदर लगे बड़े बिस्तरों पर कुछ अजीबो-गरीब से टूल्स भी रखे हुए थे, लेकिन कमरे में कोई इंसान नहीं था। पूरा टॉर्चर किट तैयार कर रखा है, अमीर लोगों को एंजॉय करना भी खूब आता है। वंश ने हंसते हुए सिर हिलाया, फिर कमरे से निकलकर दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हंसी और रोने की आवाजें अब और साफ सुनाई दे रही थीं। उसने रेलिंग के ऊपर से झांककर नीचे लॉबी की तरफ देखा। नीचे ग्राउंड फ्लोर की हॉल में 4-5 अच्छे कपड़े पहने नौजवान लड़के बैठे थे, बातें करते और हंसते खेलते शराब पी रहे थे। उनके आसपास कई हॉट कम कपड़े पहनी हुई लड़कियां भी उनकी सर्विस कर रही थीं। लेकिन उनमें से एक लड़का सबसे अलग दिख रहा था। सिल्वर कलर में डाई किए हुए बाल, काला वर्साचे कैजुअल सूट, अंदर दुबकी हुई खोखली सी आंखें और लापरवाही से सोफे पर पसर कर बैठा हुआ। वो था अमन अरोड़ा। बाकी सारे यंग मास्टर किसी न किसी हॉट लड़की से घिरे हुए थे,
लेकिन अमन अरोड़ा के दोनों तरफ महज 11-12 साल की दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। दोनों लड़कियों के हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखों में आंसू भरे, चेहरे पीले, डर से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। दोनों के रोने की आवाज सुनकर भी अमन अरोड़ा के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ही थी। अमन भाई, आपकी पसंद तो दिन ब दिन और एक्सट्रीम होती जा रही है। अब तो आप छोटे बच्चों पर ही आ गए। एक सुनहरे बालों वाला लड़का हंसकर बोला। हे, इतनी सारी यंग मैरिड औरतें और मॉडल्स के साथ खेलकर बोर हो गया हूं। कभी कभार कुछ अलग भी ट्राई कर लेना चाहिए ना। अमन अरोड़ा ने हंसते हुए जवाब दिया, फिर हाथ बढ़ाकर पास बैठी ज्यादा छोटी, प्यारी सी दिखने वाली लड़की के गाल छुए और शरारती लहजे में बोला, छोटी बहन, आज भाई तुम्हें खूब प्यार देगा। तुम उसे छोड़ दो, पायल को मत छुओ। थोड़ी बड़ी लड़की कांपते हुए हिम्मत जुटाकर उस पर चिल्लाई। वो छोटी लड़की का नाम पायल था। अगर उसे नहीं छूंगा तो तुझे छू लूंगा। अमन अरोड़ा ने वहशी सी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया और बड़ी लड़की के चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे आया, उस लड़की ने झटके से सिर घुमाकर अमन की उंगली दांतों से जकड़ ली। अमन दर्द से चीख उठाया, उसकी उंगली पर गहरा निशान पड़ गया, खून बहने लगा। साली, हिम्मत कैसे हुई मेरी उंगली काटने की? अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो तिलमिला उठा और गुस्से में उसने पूरी ताकत से लड़की के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। स्नैप! थप्पड़ की साफ आवाज गूंजी, लड़की सीधे सोफे से नीचे गिर गई। उसके नरम, मिट्टी के घड़े जैसे चेहरे पर 5 उंगलियों के लाल लाल निशान उभर आए और होंठ फटकर खून बहने लगा। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है। वो फूट फूट कर रोने लगी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। अरे बाप रे, अमन भाई, आप तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो यार। छोटी सी बच्ची का तो चेहरा ही तोड़ दिया आपने। लाल बालों वाले एक लड़के ने जीभ चटकाते हुए कहा। अगर ये खराब हो गई तो दूसरी उठा लाएंगे। अमन अरोड़ा ने घृणा भरे लहज में कहा, ये सब मेरे लिए बस खिलौने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हे, अमन भाई, थोड़ा मजा हमारे लिए भी बचा कर रखना, बाद में मैं भी ट्राई करूंगा। एक और प्लेबॉय हंसकर बोला। हे, कोई दिक्कत नहीं। अमन ने सिर हिलाया। फिर लॉबी के कोने में खड़े काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड को आवाज लगाई। ओए, इधर आ, इन दोनों को मेरे कमरे में ले जा। गोजी अमन भाई, बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर जवाब दिया, फिर एक हाथ में एक एक लड़की को उठाया और ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दोनों लड़कियां पूरी ताकत से छटपटा रही थीं, लेकिन दो नन्ही बच्चियों की ताकत एक सिखाए हुए बड़े मर्द बॉडीगार्ड के सामने क्या थी। इसी वक्त दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के टॉप पर खड़ा वंश मानो किसी दानव की परछाई में ढका हुआ था। उसकी मारक आभा पूरे विला में फैल रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था, न खुशी न गम, बस एक खामोश ठंडी खालीपन। उसकी गहरी ब्राउन आंखों में दो काली लाल लपटें जैसे झिलमिला रही थीं। वो यहां बस अमन अरोड़ा को मारने आया था, लेकिन जो उसने देखा, उसने वंश के सब्र की सारी हदें पार कर दी थीं। अमन अरोड़ा जैसा दरिंदा जो छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ता, उसे मरना ही होगा। और जो लोग उसकी इन हैवानियत भरी हरकतों को हैंस हैंस कर देखते और एंजॉय करते हैं, उन्हें भी साथ मरना होगा। आज की रात इस विला में मौजूद हर एक इंसान को मरना ही पड़ेगा। तभी काले कपड़े वाला बॉडीगार्ड दोनों बच्चियों को बाहों में उठाए सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई, उसे सीढ़ियों के सिर पर खड़ी बर्फ जैसी आंखों से उसे देखते धीरे धीरे नीचे उतरती हुई वंश की परछाई दिखी। तुम कौन हो? बॉडीगार्ड सहम गया और अनजाने में एक सवाल मुंह से निकल गया। वही जो तुम्हारी जान ले लेगा। वंश ने ये बात एकदम बेफिक्री से कही। वूश! उसका हाथ आगे बढ़ा, काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड की गर्दन पकड़ी और बस एक चटाक जैसी आवाज के साथ उसकी गर्दन तोड़ दी। चीखने की मोहलत भी नहीं मिली। काले कपड़े वाले उस बॉडीगार्ड ने वहीं आखिरी सांस ली। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़क कर धम से गिरा, वंश ने झट से दोनों नन्ही लड़कियों को थाम लिया। काले यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड की लाश सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई, धड़ाम धड़ाम की तेज आवाज के साथ। बड़े भैया, आप? थोड़ी बड़ी वाली लड़की खाली नजरों से वंश को घूर रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि अभी क्या हो गया। वंश ने प्यार से मुस्कुराते हुए दोनों बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा और नरमी से बोला, छोटी बहनों, अच्छे से ऊपर जाओ और रूम में छुपकर इंतजार करो। बड़ा भाई इन कमीने लोगों से निपटकर तुम्हें खुद घर छोड़ने जाएगा। ओके, ठीक है बड़े भैया। छोटी वाली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और आज्ञाकारी अंदाज में सिर हिला दिया। बड़े भैया।
नीचे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या आप ठीक रहेंगे? बड़ी लड़की ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं होगा। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, बड़ा भाई तुम्हें जरूर सही सलामत घर पहुंचाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी बड़ी लड़की के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई और वो जोर जोर से सिर हिलाने लगी। हालांकि अभी उन्हीं के सामने वंश ने किसी की जान ले ली थी, फिर भी दोनों बच्चियों को अंदर से महसूस हो रहा था कि वंश एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा था कि वंश की आंखों में नरमी और मासूमियत है। बिल्कुल उल्टा नीचे बैठे उन लोगों से, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और भागकर ऊपर चली गईं। उधर ऊपर की हलचल ने नीचे बैठे लोगों का भी खींच लिया। सबने फौरन उधर नजर घुमा दी। तू कौन है? लाल बालों वाला एक लड़का थोड़ी हैरानी से ऊपर खड़े वंश को देखने लगा। बाकी सब भी अब उसी तरफ देखने लगे। वे हक्के बक्के रह गए, खासकर जब उन्होंने सीढ़ियों के नीचे पड़े काले यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड की लाश देखी। ये क्या सीन है? कहीं वो बॉडीगार्ड मारा तो नहीं गया? अमन अरोड़ा ने भी जब ऊपर खड़े वंश को देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। ये वंश, तू तू यहां कैसे? अमन अरोड़ा को अचानक कुछ अनहोनी का आभास हुआ और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। क्या चल रहा है? मैंने तो इसे मारने के लिए हत्यारे भेजे थे ना, ये फिर भी जिंदा कैसे है? यंग मास्टर अरोड़ा, बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। वंश की मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं अभी अभी बाहर से इंडिया लौटा हूं और तूने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भेज दिया, तो मजबूरी में मुझे ये रिटर्न गिफ्ट खुद देने आना पड़ा। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। अमन अरोड़ा ने पलकें झपकाईं और हड़बड़ाकर सिर हिलाया। समझ नहीं आ रहा? समझने की जरूरत भी नहीं है। वंश ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी आंखों में साफ साफ कातिल इरादा चमक रहा था। उसने हॉल में मौजूद हर शख्स को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, वैसे भी आज रात तुम सब यहीं मरने वाले हो। उसके ये कहते ही वहां बैठे सारे लौंडे एक पल के लिए जड़ हो गए, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, ओए बच्चे, तू कहीं पागलखाने से भागा है क्या? हमें मारने की बात कर रहा है? अगर तेरे में दम भी हो, फिर भी क्या तू सच में हमें मारने की हिम्मत करेगा? लाल बालों वाले लड़के ने वंश की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ओए सुन, ध्यान से सुन मेरी बात। मेरे चाचा करण खन्ना खन्ना परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं और मेरे पापा राजीव खन्ना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। अगर तूने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो सोच ले तू बचकर कहाँ जाएगा। दूसरा गोरा चिट्टा लड़का आगे बढ़ा, ठाठ से बोला, मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है और मेरे पापा संजीव मल्होत्रा दिल्ली हुआक्सिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। मेरे घर के पास इतना पैसा है कि तेरा खानदान जिंदा दफन कर दे। तू मुझे मारने की बात कर रहा है, छोटे लौंडे? ये तेरी औकात से बाहर है। थोड़ा मोटा सा लड़का होंठों पर सिगरेट दबाए घमंड से बोला, कल्चर अफेयर्स ब्यूरो के डायरेक्टर रमेश मेहता मेरे पिताजी हैं। अगर तूने मुझ पर हाथ भी रखा तो तेरी मौत इतनी गंदी करवाऊंगा कि याद रखेगा। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद सारे लौंडे बारी बारी से अपने बाप दादों का रेज्यूमे सुनाने लगे। मेरे पापा फला मिनिस्ट्री में हैं, मेरे चाचा फला डिपार्टमेंट में हैं, मेरी माँ फला ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वगैरह वगैरह। साफ था ये सब दिल्ली के रियल सेकंड जेनरेशन रईस और पावरफुल घरानों के लड़के थे। हो गया तुम लोगों का इंट्रोडक्शन? वंश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तो फिर क्या हुआ? क्या? लाल बालों वाले की भौहें सिकुड़ गईं। बाकी सारे यंग मास्टर उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे सामने कोई पागल खड़ा हो। मान लिया तुम्हारे घरवाले बहुत पावरफुल और पैसे वाले हैं, मगर उसका आज की रात तुम जियोगे या मरोगे, इससे क्या लेना देना? वंश ने शांत लहजे में पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लाल बालों वाला एकदम भड़क उठा। वो तड़ातड़ दौड़ता हुआ वंश के सामने आ गया, उसकी नाक की तरफ उंगली तानकर चिल्लाने लगा, ओए कमीने, तुझे पता भी है मैंने अभी क्या कहा है? तू खुद को समझता क्या है? वो बात पूरी करता उससे पहले ही वंश का दायां हाथ बढ़ा और उसकी गर्दन जकड़ ली और फिर एक मरे हुए कुत्ते की तरह उसे हवा में उठा लिया। उफ! लाल बालों वाले लड़के का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने भरसक हाथ पांव मारे पर खुद को छुड़ा ही नहीं पाया। वंश ने ठंडी नजरों से उसे देखते हुए धीमे से कहा, अभी तक तो कह रहा था ना तुम्हारा परिवार कितना पावरफुल है, अब देख मेरे हाथों में क्यों लटका हुआ है। लाल बालों वाला बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन गला दबने की वजह से सांस तक नहीं ले पा रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। ओए हरामी, मरना है क्या तुझे? यंग मास्टर करण को छोड़ दे। बच्चे तू तो गया ही समझ, अभी के अभी छोड़ दे उसे।
बाकी सारे लौंडे होश में आते ही पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगे। वंश ने जैसे उनकी आवाज सुनी ही नहीं। वंश, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुसकर हल्ला करे, और तूने करण भाई को भी हाथ लगा दिया। आज तू जिंदा यहां से नहीं निकलेगा। अमन अरोड़ा दहाड़ा और फिर बाहर की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया, ओए कोई है, फटाफट अंदर आओ। पलक झपकते ही काले कपड़ों में 7-8 बॉडीगार्ड अंदर भागते हुए आए। आमतौर पर वे हॉल में ऐसे धड़धड़ाकर नहीं घुसते, पर मालिक ने खुद आवाज लगाई थी तो वे सीधे अंदर टूट पड़े। इस हरामजादे को पीट पीट कर मार डालो, जिंदा रहे या मरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन अरोड़ा ने वंश की तरफ इशारा करके आदेश दिया। क्लिक, हड्डी चटकने की तेज आवाज गूंजी। वंश ने लाल बालों वाले की गर्दन मोड़ दी और उसे कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का सच में उन्हें मारने की हिम्मत कर देगा। काले कपड़ों वाले 7-8 बॉडीगार्ड भी कुछ पल के लिए दंग रह गए, फिर होश संभालते ही वे चीखते हुए वंश पर झपट पड़े। फिर नुसंगा, लेकिन जैसे ही वे दौड़कर आए, सबकी आंखों के सामने से वंश की परछाई गायब हो गई। अगले ही पल वंश पहले से ही 2 बॉडीगार्ड्स के बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर उसके दोनों हाथ स्टील की तलवारों की तरह चले। बिजली की तेजी से ऊपर से नीचे उनकी खोपड़ी पर पड़े। चाकू या तलवार तो कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर उसका हाथ ऐसे धंसा जैसे गरम चाकू मक्खन में घुसता है। खून की फुहार छूट पड़ी और दोनों बॉडीगार्ड वहीं ढेर हो गए। उनके बचने का सवाल ही नहीं था। मर्डर, मर्डर, ये सीन देखकर वहां बैठी औरतें दहशत में चीखने लगीं। इन रईस लौंडों ने भी जिंदगी में कभी इतनी बेरहमी से किसी को मरते नहीं देखा था। उनके हाथ पांव कांपने लगे, कुछ के तो उल्टी तक आने लगी। बाकी बचे 6 बॉडीगार्ड पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जमे खड़े थे। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वे सब साइबेरिया टाइप के डेथ ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन किए गए एलिट बॉडीगार्ड थे, लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनके 2 साथी 1 सेकंड में कुछ किए बिना ही यूं साफ कर दिए जाएंगे। उन्हें साफ महसूस हो रहा था, वंश के शरीर से खून जैसी गाढ़ी कातिलाना हवा निकल रही है, जैसे वो सीधे नरक की घाटी से लौटा हो। उसकी ये आभा इतनी डरावनी थी कि उन्हें लगा वे किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी दानव से भिड़ रहे हैं, एकदम शैतान। तुम लोग वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? पकड़ो इसे। एक यंग मास्टर ने बॉडीगार्ड्स को यूं थर-थर कांपते देखकर छाती फुलाकर चिल्लाया, हाँ हाँ। 6 बॉडीगार्ड होश में आए। मार डालो इसे, खत्म कर दो। वे दहाड़े मारते हुए फिर से वंश की तरफ टूट पड़े। वूश, हवा चीरती आवाज के साथ वंश का शरीर मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ तेजी से उनके घेराव के बीच घुस गया। पल भर में उसका पूरा जिस्म हवा में घूम गया, जैसे कोई काला बवंडर, और उसके मुक्के लातें सबसे घातक हथियारों की तरह बरसने लगे। बैंग बैंग बैंग, लगातार धमाके, साथ में हड्डियां चटकने की आवाजें। वंश की मुट्ठियां और लातें उन 6 आदमियों के सिर, सीने और पेट पर लगातार पड़ती रहीं। जहां भी उसका मुक्का या लात लगती, ऐसा लगता जैसे लोहे के हथौड़े से मारा हो। पलक झपकते झपकते सबके कुछ समझने से पहले ही काले कपड़ों वाले वे 6 बॉडीगार्ड जमीन पर गिर चुके थे। 5 तो वहीं मौके पर मर गए। किसी का सिर फट गया, किसी की छाती धांस गई, किसी का दिल कुचलकर चकनाचूर हो गया, किसी की भी लाश सही सलामत नहीं बची। उह, सिर्फ एक बचा था, जिसके हाथ पैर टूट चुके थे। वो जमीन पर लोटपोट होकर दर्द से कराह रहा था। तू भी उसी गंदगी का हिस्सा है, अब तू भी मर, वंश ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे उसके सीने पर पैर रखकर दिल कुचल दिया। इतनी देर तक जितने भी काले यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड अंदर घुसे थे, उन सबको वंश ने अकेले ही साफ कर दिया था। इसमें 1 मिनट से भी कम वक्त लगा। पल भर के लिए समय जैसे रुक गया। हाल में अभी भी लाइट्स पूरी तेजी से जल रही थीं, मगर चमकदार फर्श पर हर तरफ खून था और काले कपड़ों में पड़ी लाशें। पूरा हॉल किसी खूनी जंग के मैदान में बदल चुका था। बाकी बचे लोग उस दृश्य को पथरीली आंखों से देखते रह गए। हॉल में सन्नाटा पसरा था। उस बंद स्पेस में वीरानी, ठंडक और मौत की बू थी, जिसने हर एक के दिल पर निराशा की परत चढ़ा दी थी। सबके चेहरे जर्द पड़ गए, जिस्म बुरी तरह कांप रहे थे। ओ उल्टी, कई यंग लड़के और लड़कियां ये सब देख न पाए, झुककर वहीं उल्टी करने लगे। हे, अब तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, है ना? वंश ने हल्की सी उदास मुस्कान दी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते देख ये सारे लाडले प्रिंस, जो अब तक ऐशो आराम में पल रहे थे, घबराकर पीछे हटने लगे, पैर कांप रहे थे। तुम लोग इतनी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते, खुद को इंसान कहते हो? वंश ने उन्हें बर्फीली निगाहों से देखते हुए कहा। उसकी आंखें और ठंडी होती जा रही थीं,
जैसे सिर्फ एक नज़र से पूरा हॉल जमा सकता हो। सोने जैसे बालों वाला एक लड़का कांपते कांपते भी जिद पर आ गया। ओए बच्चे, तू खुद को क्या समझता है, कोई मसीहा? तू कितनों को बचा लेगा? हम जैसे लोग तो पैदा ही ऊपर वाले घरों में होते हैं। नीचे वाले साधारण लोग हमारी नज़र में बस खिलौने हैं। चाहे हम उनके साथ जो मर्जी करें, उन्हें मार भी दे, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमें सजा देने वाला ही कौन? सच में, वंश के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। जब कोई तुम्हें सजा देने वाला नहीं, तो ठीक है, मैं खुद दे दूंगा। उसकी दहाड़ पूरे हॉल में गूंज गई। अगले ही सेकंड वो अपनी जगह से गायब हो गया और उसी पल वो उस सुनहरे बालों वाले लड़के के बिल्कुल सामने प्रकट हुआ। तू क्या करने वाला है? अगर हिम्मत है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही वंश ने उसके सिर पर एक जोरदार तमाचा मारा। बूम! तरबूज के फटने जैसी आवाज आई। बिना सिर वाला जिस्म सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। सिर फटकर चारों तरफ खून फैल गया। हर कोई दहशत से चिल्ला उठा। बाकी सबके चेहरे की रंगत उड़ गई। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, उनके सामने खड़ा ये आदमी इंसान नहीं, एक पागल दानव है। वे सब भागना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों वंश के दबाव ने उन्हें जमीन से जकड़ दिया। पैरों में जान ही नहीं बची। एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो पा रहे थे। अगला, वंश ने हाथ पर लगा खून झाड़ा और उस मोटे से लड़के की तरफ बढ़ा। ठक ठक ठक, वंश के हर कदम की आहट उनके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह लग रही थी। डर उनके दिलों में रेंगता जा रहा था। मोटा लड़का ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मेज से फल काटने वाला चाकू उठा लिया, कांपते हाथों में पकड़कर वंश की तरफ तान दिया। आंखें लाल हो चुकी थीं। तू दूर रह। अगर एक कदम और आगे बढ़ाना, तो मैं तुझे गोद कर मार डालूंगा। क्रैक! मगर वंश ने उसकी धमकी जैसे सुनी ही नहीं और एक और कदम आगे बढ़ गया। आह! वो पागलों की तरह चिल्लाया और पागल कुत्ते की तरह चाकू घुमाते हुए सीधे वंश की छाती की तरफ झपटा। जैसे ही उसे लगा कि चाकू वंश की छाती में धंसने ही वाला है, उसके चेहरे पर क्रूर खुशी चमक उठी। लेकिन उसी पल वंश का बायां हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। मर जा हरामी! उसने पूरी ताकत से चाकू आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जितना भी जोर लगाया, चाकू वहीं हवा में अटका रह गया। 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा। वंश की पकड़ हीरे की कील जैसी थी, बिल्कुल अडिग। वंश ने नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा। उन गहरी, काली आंखों में सिर्फ ठंडी, बेरहम हत्या की चमक थी। बस बाएं हाथ में थोड़ा सा जोर लगाया, चर्र हड्डी टूटने की तेज आवाज आई। वो समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ। उसकी कलाई की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। वो दर्द से चीख पड़ा और उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। मर! बस एक शब्द। वंश ने उसी चाल को दोहराते हुए एक और जबरदस्त थप्पड़ इसके सिर पर मारा। वो बिना किसी रिएक्शन के वहीं ढेर हो गया। वंश को एक और लड़के को मारते देख अमन अरोड़ा, बाकी यंग मास्टर्स और पांचों औरतें इतनी डरीं कि लगभग वहीं बेहोश हो जातीं। उन्हें साफ पता चल चुका था, वंश उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में अब बस एक ही ख्याल था, भागो भागो, जल्दी भागो। अमन अरोड़ा चिल्लाया और बाकियों को साथ लेकर मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया, वंश भूत की तरह उनके पीछे प्रकट हो गया। उसका शरीर बिजली की एक लकीर जैसा था। क्लिक क्लिक, हड्डियों के टूटने की श्रृंखला सी आवाजें गूंजने लगीं। जब वो रुका, अमन अरोड़ा को छोड़कर बाकी सारे लोग बिना एक भी आवाज निकाले जमीन पर ढेर पड़े थे। वंश ने उनकी गर्दनें मोड़ दी थीं। सबको ऐसे मरते देख अमन अरोड़ा फूट फूट कर रो पड़ा। वो धप से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर रोते रोते गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी ये सब नहीं करूंगा। वंश भाई, मुझ पर रहम खाओ। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। हमारा परिवार बहुत अमीर है। वंश ने बिना कुछ बोले बर्फ की तरह ठंडी नजरों से उसे देखा। उसकी खामोशी ने उसे और डरा दिया। अमन ने खुद को काबू में करने की कोशिश की और रोते हुए बोला, श्रीमान वंश, बस एक बार मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे कहे मुताबिक सब करूंगा। चुप रह, वंश गरजा। अमन इतना डर गया कि वहीं पर उसकी पैंट गर्म हो गई, डर के मारे पेशाब निकल गया। हाँ, निकृष्ट तो है ही, ऊपर से कायर भी। वंश के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। यंग मास्टर अरोड़ा, टेंशन मत ले। अगर मैं तुझे मार भी दूं न, तो तेरी बदला लेने की हिम्मत किसी में नहीं होगी और न ही कोई तेरे लिए आवाज उठाएगा। क्या? अमन ने उसे देखा, आंखों में सिर्फ डर और पूरी तरह निराशा। मर! आखिरी शब्द के साथ वंश ने हथेली उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। बूम! भारी धमाके के साथ एक और बिना सिर की लाश जमीन पर गिर पड़ी। अब पूरे हॉल में एक भी जिंदा दुश्मन नहीं बचा था। सभी मर चुके थे।
वंश ने खून से सने हॉल पर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर जरा सी भी हलचल नहीं हुई। उसे इन दरिंदों को मारने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि ऐसे लोग जिंदा रहने के लायक ही नहीं। उसने गहरी सांस ली, मेज से एक तौलिया उठाया, अपने हाथों से खून पोंछा, फिर उसने भीतर उठी मारक आभा को दबाया और ऊपर की तरफ चल पड़ा। ऊपर आया तो देखा, एक कमरा अंदर से कसकर बंद था। शायद दोनों छोटी लड़कियां उसी में छुपी थीं। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और नरम आवाज में कहा, छोटी बहनों, बड़े भाई हूं, दरवाजा खोलो। कमरे के अंदर दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिपकी कांप रही थीं। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वंश की आवाज सुनते ही थोड़ी बड़ी वाली के चेहरे पर अचानक खुशी चमक उठी। बड़े भैया आ गए। बड़े भैया ठीक हैं। दोनों फटाफट भागकर दरवाजे तक आई और उसे खोल दिया। बड़े भाई उसे दरवाजे पर मुस्कुराते खड़ा देख दोनों बच्चियों की भीगी भीगी आंखें चमक उठीं और वे दौड़कर उसकी बाहों में समा गईं। बच्चों का दिमाग सीधा होता है। वे एक नज़र में पहचान लेते हैं कि कौन अच्छा है, कौन उनके लिए सच में अच्छा सोचता है। इस अनजान माहौल में अचानक प्रकट हुआ ये नौजवान उनके लिए सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका था। बड़े भैया, बहुत अच्छा हुआ आप ठीक हो, छोटी ने नन्ही आवाज में कहा। हे बड़ा भाई तो सुपर हीरो है, उसे कुछ नहीं होता। वंश मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। सुपरमैन, सच में? ये सुनते ही छोटी की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सच, वंश ने हंसकर सिर हिलाया। बड़े भैया, वो सारे बदमाश कहाँ गए? बड़ी ने जिज्ञासा से पूछा। उन्हें बड़ा भाई यहां से भगा चुका है। वाह बड़े भैया, आप तो बहुत जबरदस्त हो। हा, वंश ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों बच्चियों को गोद में उठा लिया। चलो देर हो रही है, अब तुम्हें घर छोड़कर आते हैं। वाह, हम घर जाएंगे। वंश उन्हें घर छोड़ने वाला है ये सुनकर दोनों खुशी से चहक उठीं। जहां तक अमन अरोड़ा और उसके गुंडों द्वारा दिए गए जख्मों की बात है, उन नन्ही दिमागों ने उसे अभी के लिए कहीं अंदर धकेल दिया था। वंश ने हल्के से मुस्कुराया, दोनों को उठाकर बालकनी की तरफ चल पड़ा। नीचे की लॉबी तो अभी भी खून से सना जंग का मैदान लग रही थी, डरावना और घिनौना। दोनों बच्चियों के दिमाग पर और चोट न पड़े, इसके लिए वंश के पास थोड़ा अनोखा तरीका अपनाने के अलावा चारा नहीं था। हूँ बड़े भाई, हम सीढ़ियों से नीचे नहीं जाएंगे। बालकनी पर क्या कर रहे हैं? बड़ी ने पूछा। छोटी बहनों, उड़कर नीचे जाने का मजा लेना चाहोगी? वंश ने हंसकर पूछा। हाँ, मुझे तो चाहिए, मुझे भी चाहिए। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, तो बड़ा भाई तुम्हें उड़ना सिखाता है। वंश मुस्कुराया, दोनों को मजबूती से बाहों में लिया और बालकनी से छलांग लगा दी। वाह, हम उड़ रहे हैं, हम सच में उड़ रहे हैं। हवा कानों के पास से सीटी बजाती गुजरी, लेकिन नीचे गिरने का डर दोनों में जरा भी नहीं था। उल्टा वे खुशी से चिल्लाती रहीं। आंगन में वो आसानी से उतर गया और फिर दौड़ते हुए हूश की आवाज के साथ करीब 10 फीट ऊंची दीवार पर जाकर चढ़ गया। फिर दीवार के उस पार जमीन पर मजबूती से उतर गया। विला एरिया से बाहर निकलकर वंश दोनों को गोद में लिए विला कॉलोनी के गेट से बाहर चला गया। बाहर निकलते वक्त उसने पूछा, छोटी बहनों, तुम्हारे नाम क्या हैं? बड़े भैया, मेरा नाम पायल है, छोटी ने बताया। और मेरा नाम योना है, बड़ी ने भी जवाब दिया। वंश ने सिर हिलाया। पायल, योना, उन बदमाशों ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? तुम लोग यहां कैसे पहुंच गई? पायल ने डरते डरते कहा, मैंने मां से झगड़ा कर लिया था, गुस्से में अकेले ही घर से भाग गई। योना ने मुंह बनाकर कहा, मुझे ट्यूशन क्लास में जाना था, पर मैं नहीं जाना चाहती थी, तो मम्मी को बताए बिना घर से भाग आई। उनकी बात सुनकर वंश ने बेबस होकर सिर हिलाया। पायल, योना, आगे से कभी ऐसे अकेले अकेले भागना मत, समझी? ठीक है, अब नहीं भागेंगे। दोनों ने जोर से सिर हिलाया। फिर वंश उन्हें गोद में लेकर एक टैक्सी में बैठा और दिल्ली के सिटी सेंटर की तरफ निकल गया। उसका प्लान था कि दोनों को सीधे घर छोड़ दे, लेकिन समस्या ये थी, किसी को अपना घर का एड्रेस ठीक से मालूम ही नहीं था। ऊपर से इतनी रात हो चुकी थी। उनके माँ बाप तो पागलों की तरह इन्हें ढूंढ रहे होंगे। इसलिए वंश ने रोड के किनारे बने पब्लिक टेलीफोन बूथ पर जाकर अनजान नंबर से पुलिस को कॉल किया। हेलो, ये साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन है। ऑफिसर साहब, मुझे लाजपत नगर रोड पर दो खोई हुई बच्चियां मिली हैं। एक का नाम योना है, दूसरी का नाम पायल जी। वे अभी लाजपत नगर रोड नंबर 136 वाली मिल्क टी शॉप के सामने बैठी हैं। कॉल करने के बाद वंश दोनों बच्चियों के साथ वहीं फुटपाथ पर बैठकर पुलिस का इंतजार करने लगा। बड़े भैया, अभी आप किससे बात कर रहे थे? योना ने उत्सुकता से पूछा। मैंने पुलिस को फोन किया है, वो अभी आएंगे और तुम्हें घर छोड़ देंगे, वंश ने मुस्कुराकर कहा।
घर का नाम सुनते ही दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं। करीब 20 मिनट बाद दूर से 2 पुलिस जीपें आती दिखीं। किसी फालतू झंझट में न फंसे, इसलिए वंश पुलिस जीप के पूरी तरह पास आने से पहले ही चुपचाप वहां से निकल गया। गली के कोने पर खड़े होकर उसने तब तक देखा जब तक दोनों बच्चियों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले नहीं जाया गया। फिर उसने एक और टैक्सी ली और वहां से निकल गया। होटल वापस आकर वंश ने नहा धोकर सीधा सो गया। रात के करीब 1 बजे लिडो विला कॉलोनी, विला नंबर 12 के सामने 6-7 पुलिस जीपें खड़ी थीं। विला के चारों तरफ पीली पुलिस टेप लगा दी गई थी और पुलिस वाले हर तरफ भाग दौड़ में लगे थे। इतने में दूर से एक और पुलिस जीप तेजी से आई और विला के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। पुलिस यूनिफॉर्म पहने मध्यम उम्र का गोल मटोल आदमी कुछ और अफसरों के साथ उतरा। ये था सुनील राठौर, साउथ दिल्ली ब्रांच का डायरेक्टर। आमतौर पर उसे ऐसे क्रिमिनल केस में खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आधा घंटा पहले उसके एक आदमी ने फोन पर बताया कि यहां कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है, तो उसे खुद आना पड़ा। डायरेक्टर राठौर, डायरेक्टर राठौर, आप आ गए। विला से कई पुलिस वाले हड़बड़ाकर बाहर भागे और जल्दी से उसके पास पहुंचे। उनके चेहरों का रंग उड़ा हुआ था, शरीर कांप रहे थे। विनोद, तुम क्यों कांप रहे हो? डायरेक्टर राठौर ने एक सिपाही से पूछा। डायरेक्टर साहब, मैं भी क्या करूं, अंदर जो देखा। डरे हुए सिपाही के लिए पूरा वाक्य बनाना भी मुश्किल हो रहा था। अंदर क्या? राठौर ने भौहें चढ़ाकर कहा। सीधे बोलो, सारी लाशें कहाँ हैं? डायरेक्टर साहब, सबकी लाशें विला की मेन लॉबी में पड़ी हैं। एक और पुलिस वाले ने कौंपती आवाज में जवाब दिया। चलो, मुझे अंदर ले चलो, देखना है क्या हुआ है। राठौर ने हाथ हिलाया और अंदर जाने ही वाला था। डायरेक्टर साहब, नहीं, आप बेहतर होगा अंदर मत जाइए। 2 पुलिस वालों ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो ये देखने आया हूं कि मरा कौन है। राठौर झुंझला गया। उसके आदमियों को क्या हो गया है? सबके सब ऐसे कांप क्यों रहे हैं? एक सिपाही ने कड़वाहट से कहा। चीफ राठौर, अंदर बहुत लोग मरे हैं और जिस तरह से मरे हैं वो बहुत ही डरावना है। राठौर ने उन्हें घूरा, अपना निकला हुआ पेट आगे करते हुए बोला। दिल्ली पुलिस में रहते हुए मैंने कौन सा सीन नहीं देखा है? 2-4 लाशों से क्या डरना? ज्यादा ड्रामा मत करो, चलो, मुझे अंदर ले चलो, उसने हाथ झटकर कहा और कुछ नौजवान पुलिस अफसरों को साथ लेकर विला की लॉबी की ओर बढ़ा। हॉल के गेट पर पहुंचते ही जो नजारा दिखा, सबके पैर वहीं जड़ हो गए। अंदर का सीन किसी खून से रंगे जंग के मैदान जैसा था। चारों तरफ मानव शरीर, कुछ के तो चेहरे पहचानने लायक भी नहीं बचे थे। लोग जगह जगह बर्बरतापूर्वक मरे पड़े थे। पूरे माहौल में ऐसी खामोशी थी कि सबको सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई भी ये मानना नहीं चाहता था कि जो वो देख रहे हैं वो सच है। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि यहां थोड़ा पहले क्या हुआ था। उल्टी कई अनुभवी महिला पुलिस वाली भी ये सब बर्दाश्त न कर सकीं और बाहर भागकर उल्टी करने लगीं। कुछ महिलाओं के पीछे पीछे खुद राठौर और कई मर्द अफसर भी बाहर भागे और वहीं उल्टी करने लगे। उफ उफ, एक सिपाही के सहारे झुककर राठौर ने भी अभी खाया पिया सब उगल दिया। डायरेक्टर साहब, आप ठीक हैं? ये लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। एक पुलिस वाले ने तुरंत मिनरल वाटर की बोतल पकड़ाई। राठौर ने कुछ घूंट पानी मुंह लेकर कुल्ला किया। थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी फीका था। अभी जो देखा उसका असर साफ नजर आ रहा था। उसने गहरी सांसें लीं, फिर गुस्से में चिल्लाया। ये हो क्या रहा है? इतने लोग एक साथ कैसे मर गए? एक पुलिस वाले ने कौपते हुए कहा। चीफ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ नतीजा निकालेंगे। निकालना तो पड़ेगा। राठौड़ दहाड़ा। कातिल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अंदर जो मरे हैं वो कौन कौन है, अभी बताओ। उसके हिसाब से यहां रहने वाले या तो बहुत अमीर होंगे या बड़े स्टेटस वाले। तो केस बहुत नाजुक था। एक अफसर ने नोटबुक खोली, गहरी सांस ली और बोला। चीफ राठौर, हमें जो आईडी मिले हैं उनके हिसाब से एक मृतक हुआक्सिंग ग्रुप के चेयरमैन संजीव मल्होत्रा के बड़े बेटे रोहित मल्होत्रा हैं। क्या? राठौर के मुंह से अनायास निकल पड़ा। यंग मास्टर रोहित की मौत हो गई। जी सर। अफसर ने सिर हिलाया। राठौर का चेहरा बदल गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। अफसर ने आगे पढ़ा। बाकियों में कल्चर ब्यूरो के डायरेक्टर रमेश मेहता के बेटे वरुण मेहता, खन्ना परिवार के बड़े बेटे करण खन्ना और अरोड़ा परिवार के दूसरे बेटे अमन अरोड़ा भी शामिल हैं। हर नाम सुनते ही राठौर का दिल जैसे एक बीट छोड़ देता। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ता गया। जब तक अफसर ने लिस्ट पूरी पढ़ ली,
तब तक राठौर का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। इन सबके घरवाले ऐसे लोग थे जिनसे पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। कुल मिलाकर 6 बड़े घरानों के यंग मास्टर्स और सबके सब मर चुके हैं। सब बर्बाद हो गया। दिल्ली में जैसे भूकंप आने वाला था। अगर वो टाइम पर कातिल को पकड़ नहीं पाया तो उसकी कुर्सी भी गई समझो। उसके घुटनों में जान नहीं बची, वो लगभग गिर ही जाता। लेकिन पास खड़े 2 सिपाहियों ने पकड़कर संभाल लिया। डायरेक्टर साहब आप ठीक हैं? एक ने पूछा। ठीक मैं कैसे ठीक रहूंगा? राठौर का चेहरा अभी भी पीला था। आज रात यंग मास्टर अमन और उसके आदमी नहीं मरे, हमारी भी शामत आई हुई है। सर, अभी सबसे जरूरी है कि हम किलर को पकड़े और केस सॉल्व करें। अगर हम कातिल को पकड़ लें तो कम से कम ऊपर वालों के सामने जवाब तो दे पाएंगे। एक अफसर बोला। सही कहा, तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। एक भी सुराग मिस मत करना। जितनी जल्दी हो सके कातिल को ढूंढो। राठौर दहाड़ा। जी डायरेक्टर साहब, सबने एक साथ जवाब दिया और तेजी से अपना अपना काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर साहब, क्या हमें अब अरोड़ा परिवार वगैरह को खबर कर देनी चाहिए? एक पुलिस वाले ने पूछा। राठौर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कड़वी सी मुस्कान के साथ बोला, खबर तो देनी ही पड़ेगी। सच तो वैसे भी छुपेगा नहीं। जी सर, अधिकारी ने सिर हिलाया। और सुनो, इस जगह को पूरी तरह सील कर दो। कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा अंदर नहीं आना चाहिए और केस की कोई भी डिटेल बाहर नहीं जानी चाहिए। क्लियर? यस सर, सबने एक साथ कहा। राजधानी की ये रात बिल्कुल भी शांत नहीं थी। भले ही खन्ना, मल्होत्रा और जू मेहता जैसे घराने दिल्ली में सेकंड या थर्ड टियर माने जाते हों, लेकिन उनके रसूख को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे ही उन्हें खबर लगी कि उनके बेटे पोते मर चुके हैं, सब के सब आगबूला हो गए। पूरी दिल्ली मानो हिल सी गई। वो रात खामोशी में गुजर गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। आज आसमान पर घने बादल छाए थे। पूरा आकाश धूसर दिखाई दे रहा था। इससे आज के दिन में एक उदासी का रंग और घुल गया। सुबह होते ही वंश उठ गया। फर्श से छत तक वाली खिड़की के सामने खड़े होकर वो बाहर के भारी आसमान को देख रहा था और उसके दिल में अनजाना सा बोझ उतर आया था। आज तो गोल्ड कैनन, साइथ और गन पाउडर के लिए स्मारक सभा का दिन था। भले ही उसने उन्हें बहुत समय से नहीं जाना था, लेकिन इन 3 साफ दिल सादे लड़कों ने उस पर गहरी छाप छोड़ दी थी। मरे हुए वापस नहीं आते, जिंदा लोगों को ही आगे बढ़ना होता है। वंश ने गहरी सांस ली, फिर कुछ देर तक 5 पशु क्रीड़ा से प्रेरित कसरतें की। जब बदन पसीने से भीग गया तो वो नहाने धोने के लिए बाथरूम में चला गया। तैयार होकर होटल में हल्का नाश्ता किया और फिर टैक्सी लेकर निकल पड़ा सीधे यमुना घाट श्मशान गृह की तरफ। वहां पहुंचने तक अर्जन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी साथी पहले से मौजूद थे। सबने काले कपड़े पहन रखे थे, सीने पर सफेद फूल लगे थे, चेहरे पर गहरा दुख। गोल्ड कैनन, साइथ और गन पाउडर तीनों के माता पिता भी पहुंच चुके थे। चाचा चाची, आप लोग आ गए। वंश ने मुस्कुराकर गोल्ड कैनन और बाकी के माता पिता को नमस्ते की। हाँ बेटा, हमारा गगन हमेशा से थोड़ा शरारती था। उसे रोमांच बहुत पसंद था। आज इतने लोग उसे विदा करने आए हैं। वो ऊपर से देख रहा होगा तो जरूर खुश होगा। गोल्ड कैनन की मां ने आंसू पोंछते हुए कहा। श्याओ वंश बेटा, हमारा बच्चा शहीदों की कॉलोनी में दफन होगा ना? हम आगे चलकर जब चाहें आकर अपने बच्चे से मिल सकते हैं। साइथ की मां ने लाल आंखों से पूछा। बिल्कुल आ सकते हो चाची, जब जी चाहे आना, कोई आपको रोकेगा नहीं। वंश ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है। मुझे डर है बच्चा वहां नीचे हमें मिस करेगा, इसलिए हम अक्सर मिलने आते रहेंगे। साइथ की मां बोली, उनकी आवाज कांप रही थी। चाचा चाची, ज्यादा दुख मत कीजिए, हमारी तरफ से पूरी संवेदना है। वंश ने धीमी आवाज में कहा, उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। हम दुखी नहीं हैं बेटा, हमारा गगन हमारा गर्व है। गोल्ड कैनन के पिता अरुण ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, हमें भी दुख नहीं है। हमारे बेटे ने देश के लिए जान दी है। ये शान की मौत है, हमें उस पर फक्र है। साइथ के पिता ने कहा। हाँ, हमें गोल्ड कैनन और उसके जैसे साथियों पर गर्व है। वंश की आंखें हल्की सी लाल हो गईं, आवाज ठोस थी। चाचा चाची, आप लोग गगन और बाकी लड़कों के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, बाकी काम हम संभाल लेंगे। अर्जन सिंह पास आकर बोला। ठीक है, बच्चे के साथ थोड़ा और टाइम बिताना है, आगे तो उसे दोबारा देख नहीं पाएंगे। उनके शब्दों के साथ तीनों जोड़े की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वंश, अर्जन सिंह और बाकी लोग उन्हें ज्यादा कैसे समझाएं ये नहीं जानते थे, इसलिए वे चुपचाप अपने अपने इंतजाम में लग गए। अर्जन, आज कौन कौन रहा है? वंश ने अर्जन सिंह से पूछा। बॉस, फौज के चारों विंग से लोग आएंगे और कई पुरानी यूनिट के साथी भी।
और नंबर 1 और ब्लैक टाइगर ने भी कहा है कि वो बाद में आएंगे, अर्जुन ने बताया। हाँ, ब्लैक टाइगर ने कल भी जिक्र किया था। वंश ने सिर हिलाया। भाई वंश, मेरे दादाजी ने भी कहा है कि वो खुद आएंगे, विवान श्रीवास्तव ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या बूढ़े मास्टर श्रीवास्तव भी आ रहे हैं? वंश थोड़ा चौंक गया। उसने श्रीवास्तव परिवार के मुखिया भानु श्रीवास्तव का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वे खुद आएंगे। वंश भानु श्रीवास्तव का अंदर से बहुत सम्मान करता था। आखिर उनके जैसी पुरानी पीढ़ी की जानलाऊ मेहनत और संघर्ष के बिना आज का भारत इतना स्थिर और मजबूत नहीं होता। हाँ भाई वंश, दादाजी ने कहा कि अगर गोल्ड कैनन और बाकी का बलिदान न होता तो शायद मैं बहुत पहले मर चुका होता। तो उन्होंने कहा, उन्हें पर्सनली आकर हमारे इन शहीद सिपाहियों को सलाम करना ही होगा, विवान ने बताया। हे, समझ गया। बूढ़े मास्टर श्रीवास्तव वाकई बड़े किरदार के आदमी हैं। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक एक कर माला हार आने लगे। दिल्ली के कई बड़े अफसर भी तुरंत पहुंच गए। फौज के चारों ही विभागों से ऑफिसर्स आ चुके थे। गोल्ड कैनन और उसके साथी साधारण किसान परिवारों से थे। उनके माँ बाप गांव के किसान, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। जो नेता वो अब तक सिर्फ टीवी पर देखते थे, आज वही सामने खड़े थे। ऊपर से इतने बड़े बड़े लोग खुद उनसे हाथ मिला रहे थे। वे कैसे उत्साहित और हैरान न होते। आखिर ये सब उनके बेटे को आखिरी सलाम करने आए थे। बेटा, देख रहा है ना, कितने बड़े बड़े लोग तुझे विदा करने आए हैं। साइथ, तेरी मौत वाकई इज्जतमंद थी, तू हमारे लिए गर्व की बात है। मेरे बच्चे, चैन से सो जाओ, आज तेरी जिंदगी का सबसे इज्जत वाला दिन है। तीनों शहीदों के माँ बाप की आवाजें रोते रोते कौंप रही थीं। कुछ देर बाद मेहमान एक एक कर हॉल में दाखिल होने लगे। गोल्ड कैनन के माता पिता वंश और विवान सब मिलकर गेट पर खड़े सबका स्वागत कर रहे थे। ब्लैक टाइगर साहब हाई कमांड से खुद शोक व्यक्त करने पधारे हैं। माइक पर यह घोषणा हुई और साथ ही एक बड़ी फूलमाला अंदर लाई गई। ये सुनते ही वहां मौजूद बड़े बड़े अफसरों के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वे जल्दी से आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगे। ब्लैक टाइगर, तो आज बूढ़े साहब खुद आए हैं। वंश ने गेट की तरफ देखा और ब्लैक टाइगर को काले झोंगशान सूट में दमकते तेवर के साथ कई लोगों के बीच से अंदर आता देखा। सबसे पहले ब्लैक टाइगर ने गोल्ड कैनन बाकी के लिए अगरबत्ती जलाई, उन्हें सलाम किया और फिर उनके माँ बाप के पास आया। चाचा चाची, ये ब्लैक टाइगर हैं, फौज में बहुत बड़े अफसर, टॉप लेवल कमांडर, अर्जन सिंह ने धीरे से समझाया। ये सुनकर तीनों ग्रामीण दंपत्ति उत्साह और हैरत से कौंप उठे।